यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, सेकंड चैप्टर, पेज नंबर 28, 29 एंड 30 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो जिन स्टूडेंट के पास अभी बुक अवेलेबल है तो वो बुक ओपन कर लीजिए। अदरवाइज मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड की थी, कल आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी गई थी जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उनके क्वेश्चन भी और आंसर्स भी सब कुछ गिवन है उस फाइल में, तो आप वो ओपन कर सकते हैं। तो ओके, अभी हम देखिए स्टडी करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन तक तो हमने डिस्कशन कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस थी जो आपसे पूछी गई थी, दैट इज प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, सस्पेंशन। तो हम इन सबकी डेफिनेशंस बता सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज एंड एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो ये सब जो सब्सटेंसेज है इनको क्या बोला जा रहा है, इन सबको प्योर सब्सटेंसेज बोला जाता है। इसके बाद में कोलॉइड, सस्पेंशन, इनके बारे में भी लिखा जा सकता है। जो मैंने इनकी डिफरेंस की टेबल बनवाई है जिसमें आपने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड तीनों को डिफरेंस में लिखा हुआ है। उस टेबल के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप डेफिनेशन में यूज करते हैं। जैसे कि कोलॉइड की डेफिनेशन बनानी है तो हम उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये यूज करेंगे कि ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड पॉइंट उसमें ये लिखा हुआ था उस टेबल के अंदर कि सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन में क्या था, सस्पेंशन इज आल्सो ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज द सॉल्यूट पार्टिकल, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर, इज मोर देन 100 नैनोमीटर। तो इस तरह से जो भी प्रॉपर्टीज उस टेबल में लिखी गई थी उन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए डेफिनेशन। ठीक है, एज ए डेफिनेशन इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये कुछ सब्सटेंसेस दे रहे हैं और बोल रहा है कि आप इनको क्लासिफाई कीजिए होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं सब्सटेंसेस लिखता हूं, कौन कौन से सब्सटेंसेस आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, द सब्सटेंस गिवन इज सोडा वाटर। नेक्स्ट इज वुड, next air, soil, and the two substances are vinegar and filtered tea. vinegar हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं। पिकल्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, अचार बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए। एंड लास्ट सब्सटेंस इज फिल्टर्ड, that is filtered tea. One second. Filtered tea. These substances are given. अब आपको इनको कैटेगराइज करना है होमोजेनियस में और हेट्रोजेनियस के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी इज होमोजेनियस mixture and second category is heterogeneous mixture। ओके, तो देखिए होमोजेनियस कौन कौन से हैं। सोडा वाटर होमोजेनियस मिक्सचर है। वाटर है इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो उसमें कंप्लीटली मिक्सअप है और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन रहा है। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन है। अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो किसमें आएगा, होमोजेनियस मिक्सचर में। तो सबसे पहला होमोजेनियस मिक्सचर में इसमें इनमें से कौन सा है, सोडा वाटर। सेकंड वुड जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट काइंड के क्या है, सब्सटेंसेज है और लाइट को वो स्कैटर करते हैं, लाइट उनके अंदर से पास आउट नहीं हो सकती है। उसके अलावा जो वुड है उसमें आपको क्या मिलेगा, ये इसको हम लोग लिखेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेज हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हैं और इतने सारे सब्सटेंसेस के कारण ये एक मिक्सचर बनेगा। और ये एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मतलब ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, मतलब कि ये लाइट को
क्या दिक्कत, ये मतलब कि लाइट ये स्कैटर करेगा, फैलाएगा ऑब्वियसली, मतलब लाइट इसमें से पास नहीं हो सकती। ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एयर। एयर को हम होमोजेनियस मिक्सचर में लिखेंगे। एयर को किसमें लिखेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर हमने लिखा एयर। एयर मिक्सचर है, देखिए हमने इसको सेपरेशन मेथड से पढ़ा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। ये तीन गैसेस का मिक्सचर है। मोस्टली ये तीन गैसेस होती है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वाटर भी होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। तो एयर एक मिक्सचर है लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर। एयर एक मिक्सचर है लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, लाइट को स्कैटर करते हैं। पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, कंप्लीटली मिक्सअप है, इसलिए हम इसको किसमें लिखेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर में। तो हमारे सामने जो भी गैसेज आ रही हैं, हमारे आसपास जो भी गैसेज हैं वो ट्रांसपेरेंट है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे, वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सॉइल इज ऑल्सो ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो सॉइल है उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। और ये सब्सटेंसेज कैसे हैं? इनका रेशो फिक्स नहीं है, किसी भी रेशो में मिक्सअप हो सकते हैं सब्सटेंसेज, तो इसीलिए ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर आएगा। किसी भी रेशो में इनको, किसी भी रेशो के अंदर अलग अलग तरह के सब्सटेंसेज मिक्सअप है और कंप्लीटली मिक्सअप नहीं है, कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर में है। नेक्स्ट विनेगर। विनेगर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। विनेगर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए विनेगर कैसे बनाया जाता है? विनेगर बनाने के लिए एसिटिक एसिड का यूज करते हैं और उसको किसमें डिसॉल्व किया जाता है? वाटर में। तो दो मटेरियल यूज किए जाते हैं विनेगर बनाने के लिए, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। एसिटिक एसिड इज ए सोल्यूट, दिस इज ए सोल्यूट, 5 ml 10 ml ऐसा लेंगे, और वाटर इज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है तो इसको 90 ml 100 ml ऐसा लेंगे। तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को जब वाटर में मिक्सअप कर दिया जाता है तो इनसे जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को विनेगर बोलते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है क्योंकि एसिटिक एसिड वाटर में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाता है, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर। नेक्स्ट इज फिल्टर टी। फिल्टर टी, इसको किसमें लिखा जाए? इसको लिखा जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर में लिखा जाएगा फिल्टर टी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बुक्स वाले इसको होमोजेनियस में भी लिख देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है, उसके अंदर जो फिल्टर टी है, फिल्टर टी है वो होमोजेनियस मिक्सचर में लिखी गई। अब वो कौन सी टी की बात कर रहा है? वो उस टी की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ वाटर है और उसके अंदर टी लीव्स को डाल करके बॉईल किया गया है, शुगर भी नहीं डाली, और मिल्क भी कब डाला जाएगा? बाद में डाला जाएगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसको जितना मिल्क डालना है वो डाल लेगा, जिसको जितनी शुगर डालनी है वो डाल लेगा। तो ये उस टी की बात कर रहा है, फिल्टर टी की बात कर रहा है। फिल्टर टी जिसमें क्या किया गया है? वाटर के अंदर टी लीव्स को डाल करके, वाटर के अंदर टी लीव्स को डाल करके बॉईल किया गया है, और टी लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाता है, और कैसा मिक्सचर बनाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ब्राउन कलर का एक लिक्विड बनेगा, ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें वाटर होगा और टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट होगा। टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? उनका जूस, टी लीव्स का जूस होगा उसके अंदर। तो फिल्टर टी को कहां पर लिखा गया है? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। किसमें लिखा गया इसको? होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर हम ऐसी टी की बात करें जिसमें मिल्क भी डाला गया तो वो तो कोलॉइड्स में आएगा। कोलॉइड्स में आएगा तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में लिखना पड़ेगा उसको। कोलॉइड्स में आएगा तो उसको किसमें लिखना पड़ेगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। तो ये बात याद रखना आप, अगर फिल्टर्ड टी लिखा हुआ है, फिल्टर्ड टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वाटर और टी लीव्स को बॉईल किया गया, ऐसी टी की बात कर रहे हैं, तो वो होमोजेनियस के अंदर आएगी। इसके बाद में देखिए, तो ये इसका सॉल्यूशन था जिसमें आपको इनको कैटेगराइज करना था, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज ए प्योर वाटर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछ रहा है कि आपको एक लिक्विड दिया गया है, आपको एक लिक्विड दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्योर वाटर है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्योर वाटर है? तो आंसर है, हम इसका डिस्टिलेशन करके देख लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो हम बोलेंगे प्योर वाटर है।
अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है, तो वो प्योर वाटर नहीं होगा। इसके लिए कौन सी प्रोसेस करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और यहाँ पर एक इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर इस प्लेस पर रबर कॉर्क लगाते हैं। रबर कॉर्क लगा करके और इसमें एक थर्मोमीटर प्लेस कर देते हैं ताकि हम टेम्परेचर भी तो नोट करेंगे। ये थर्मोमीटर हमने यहाँ प्लेस कर दिया जिसके ऊपर इस तरह से रीडिंग्स लिखी हुई हैं और यहाँ से एक पाइप जाएगी और उसके ऊपर हम लोग आगे कंडेंसर लगाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन हमें क्या देखना है, यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड रखेंगे, उस स्टैंड के ऊपर एक फ्लास्क को रखेंगे और यहाँ पर हमने एक बर्नर लगाया। बर्नर को लगा करके जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हीटअप करेंगे इसको। ये डायग्राम्स मैंने आपको बताए थे पहले। तो मैंने क्या किया, मेरे को एक लिक्विड दिया गया था, लिक्विड इज गिवन, और मुझे क्या करना है, मुझे इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करना है कि ये क्या है, इट इज ए प्योर वाटर और नॉट। तो ये प्योर वाटर है या नहीं है, इसको मुझे टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करूंगा? मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा इसकी। अगर प्योर वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूँ। तो मेरे पास जो भी लिक्विड था, जो भी मुझे गिवन था, जो भी मुझे दिया गया था सैंपल, उसको मैंने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला और हीटअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही हीटअप किया, मैंने यहाँ पर देखा कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और ये सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है और लास्ट में फ्लास्क में कुछ भी नहीं रह गया। तो मैं बोल दूंगा इसमें प्योर वाटर था। आपने जो मुझे सैंपल दिया था वो किसका था? वो प्योर वाटर का सैंपल था, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क खाली हो चुका है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या हो चुका है? एम्प्टी, खाली हो चुका है। तो हमने बोल दिया ये प्योर वाटर था। अगर प्योर वाटर नहीं होता तो क्या होता? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपोराइजेशन की प्रोसेस शुरू नहीं होती। अगर इसमें इम्प्योरिटीज होती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस किया, तब जाकर के वेपोराइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तब जाकर के वेपोराइजेशन स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट में इसमें इम्प्योरिटीज बची रह गई। लास्ट में इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या रह जाएंगी? इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। तो हम बोलेंगे कि आपने जो सैंपल दिया था वो तो प्योर वाटर है ही नहीं। पहली बात तो यहीं से पता लग जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया हमने, 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब जाकर के भी सब्सटेंस इसमें बचा रह गया। अगर 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब भी डिस्टिलेशन फ्लास्क में कुछ ना कुछ सब्सटेंसेज रह गए। इसका मतलब जो आपने सैंपल मुझे दिया था वो क्या नहीं था? वो प्योर वाटर नहीं था। तो इस तरह से टेस्ट किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का यूज करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर सारा वाटर बॉयल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो मतलब वो इम्प्योर वाटर, उसमें इम्प्योरिटीज थी। तो ये टेस्ट करने की प्रोसेस है। ये था 6 क्वेश्चन और इसके आंसर में आपको ये सब लिखना है, जो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ये कह रहे हैं इनमें से कौन से मटेरियल प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्सटेंसेस लिखता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्योर सब्सटेंस है और कौन कौन इम्प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंसेस के नाम गिवन है हमारे पास, आइस, मिल्क, नेक्स्ट इज आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, मर्करी, नेक्स्ट इज calcium oxide. Here I will write calcium oxide, mercury. Next substance is brick, wood, air. इस टाइप का अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की थी। इसमें हमें लिखने हैं कौन कौन से
प्योर सब्सटेंसेस। इसमें हम लिखने प्योर सब्सटेंसेस। देखिए प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से। आइस, आइस इज ए प्योर सब्सटेंस। आइस क्या है? H2O के पार्टिकल्स हैं उसमें सारे के सारे, और वो एक कंपाउंड हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट प्योर सब्सटेंस इज आइस। So I'm writing here ice. Next, milk is not a pure substance. मिल्क कॉलॉइड के अंदर आता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आता है, मिक्सचर में आता है, तो इसका मतलब उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे। आयरन, आयरन इज एन एलिमेंट, और एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि सभी क्या होंगे इसमें सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? आयरन के होंगे, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। आइस, आयरन, दीज आर प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जब HCl गैस को, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब H3O प्लस और Cl माइनस इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है, और इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वाटर के अंदर इस तरह के आयंस होंगे तो उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो तो मिक्सचर है किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। ये गैस होती है, HCl जो है इट इज ए गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वाटर का मिक्सचर। ये आपने 8th क्लास में स्टडी भी की है। 8th क्लास में आपसे ये पूछा जाता था कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक है या बेसिक है, इसका पता लगाने के लिए इसको किसमें मिक्सअप करना पड़ता था? वाटर में। उसके बाद हम लिटमस पेपर डाल करके टेस्ट कर लेते थे और बोल देते थे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिडिक है, क्योंकि ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये कौन सी गैस थी? ये एसिडिक गैस थी, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है। इट इज ए मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज ए प्योर सब्सटेंस। इसको इस तरह से लिखा जाता है CaO, जैसे था H2O। अगर आइस है तो सारे पार्टिकल H2O के होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है तो सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे? कैल्शियम ऑक्साइड के होंगे। सो इट इज ए प्योर सब्सटेंस। कैल्शियम ऑक्साइड इज ए प्योर सब्सटेंस। ये CaO, इससे एक पार्टिकल बनेगा। इसी तरह से बाकी सारे पार्टिकल भी कैल्शियम ऑक्साइड के होंगे। मर्करी इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस, इट इज एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये हमने डिस्कस किया था। मर्करी इज एन एलिमेंट विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रिक एक मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हैं। सैंड से बना है, सॉइल से बना है, मिट्टी से बना है। वुड इज ऑल्सो ए मिक्सचर। एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये जो 4 सब्सटेंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सभी प्योर सब्सटेंसेस। दीज आर ऑल प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ये कह रहा है मैं आपको मिक्सचर्स दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि इसमें से सॉल्यूशन कौन कौन से, मतलब कि होमोजेनियस मिक्सचर बताने हैं। सिंपल बात ये है, सॉल्यूशंस पूछ रहा है तो मतलब कि होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। Question 8, you have to identify solutions. First one is soil. Second is given sea water. Third one, air. Next is coal. COAL, coal, कोयला, जिसको हम लोग बर्न करते हैं। लास्ट वन इज सोडा वाटर। ये 5 मिक्सचर्स आपको गिवन है और आपसे ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। ये कह रहा है सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। अब मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, तो इसका मतलब किसको आइडेंटिफाई करना है आपको?
आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से होमोजेनियस मिक्सचर कौन कौन से हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉइल इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये लाइट को स्कैटर करता है, लाइट को अपने अंदर से क्या नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता, लाइट को फैला देगा। उसके अलावा इसमें अलग अलग रेशो में अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिक्सअप है। सी वाटर इज ए सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन कौन सॉल्यूशन है? सी वाटर एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स हैं, सॉल्ट है, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप है। मिनरल्स और सॉल्ट जो वाटर में कंप्लीटली मिक्सअप है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रांसपेरेंट होता है ना सी वाटर। सेकंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है ये सी वाटर। सेकंड इज एयर। एयर इज आल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर क्योंकि गैसेस कंप्लीटली मिक्सअप है और ट्रांसपेरेंट है और हमें उनके पार्टिकल्स दिखाई भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। कॉल इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन। कॉल इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन बोल सकते हैं आप, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो सल्फर कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है और कुछ क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी। तो 3-4 अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। जो कोल है वो 3-4 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का क्या है? मिक्सचर। सोडा वाटर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सोडा वाटर में क्या क्या होगा? वाटर एंड CO2। वाटर और इसमें क्या डिसॉल्व की गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सॉल्यूट है और वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है और कंप्लीटली मिक्सअप है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, तो होमोजेनियस मिक्सचर है। तो हम लोग सोडा वाटर को भी इसमें लिख सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर थे वही तो क्या है? वही तो सॉल्यूशंस है। तो ये सॉल्यूशंस है इन सब में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा? अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। ओके, दिस इज द 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। Question 9, first one is salt solution, second is milk, next copper sulfate solution and starch solution, copper sulfate solution and last one is starch solution। तो अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। इसमें से 2 चीजें टिंडल इफेक्ट को शो करेंगी। लिखेंगे solutions that will show टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब है जो लाइट को स्कैटर करेंगे। फर्स्ट वन, सॉल्ट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, कंप्लीटली मिक्सअप होंगे पार्टिकल्स और सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, ये मैंने आपको उसमें बताया था जब हमने स्टडी किया था ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को डाल दिया और यहाँ पर लगाएंगे टॉर्च। ये इस तरह से हमने एक टॉर्च लगाई। तो जैसे ही टॉर्च को आप ऑन करेंगे, इसको ऑन करते ही यहाँ से आपको लाइट आती हुई दिखेगी, ऐसा लाइट की रेज दिखाई देंगी, लाइट रेज दिखाई देंगी और इस तरफ आपको लाइट रेज दिखाई देगी, लेकिन इसके बीच में आपको कोई लाइट नहीं दिखेगी। इस सॉल्यूशन के बीच में आपको कोई लाइट नहीं दिखेगी, इसका मतलब ये लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे। जबकि मिल्क को डालो इसमें, अगर इसमें हम लोग मिल्क को डालेंगे तो क्या होगा? मिल्क के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो ये पार्टिकल्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे
एब्जॉर्ब करके फिर अपने अंदर से री एमिट करेंगे, अपने अंदर से फिर से निकाल देंगे, तो ये लाइट को ऐसा फैला देगा। तो ये सभी पार्टिकल्स इस तरह से लाइट को क्या करने वाले हैं, ये लाइट को स्कैटर करने वाले, ये लाइट को क्या करने वाले हैं, स्कैटर करने वाले। देखिए जो स्कैटरिंग का इफेक्ट है वो टीवी रमन इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने भी दिया था, तो इसको रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, टिंडल इफेक्ट जो है। तो स्कैटरिंग प्रिंसिपल उन्होंने भी बताया टीवी रमन ने। तो इस तरह से मिल्क तो स्कैटरिंग करेगा, सॉल्ट सोल्यूशन स्कैटरिंग नहीं करेगा क्योंकि इसके सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो कैसे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, इसलिए वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और ना ही स्कैटर करते हैं। मिल्क के पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर अपने अंदर से एमिट करेंगे, मतलब अपने अंदर से दोबारा निकालेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग। तो ये लाइट को स्कैटर करेगा। कॉपर सल्फेट स्कैटरिंग नहीं करेगा क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा और ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा था, ये भी लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च, देखिए स्टार्च जो है वो सिंपलर कंपोनेंट से कन्वर्ट होती है तो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्टार्च से शुगर बनती है। जो स्टार्च है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जब ये डिवाइड होता है, टूटता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च सॉल्यूशन को जब हम स्टार्च को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, स्टार्च के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे, तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे। तो इसमें से दो चीजें ऐसी हैं जो, दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जो लाइट को स्कैटर करता है। The first one is milk, second one is starch solution. ये दो सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करेंगे और ये दोनों ही कोलॉइड्स है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कोलॉइड्स है। ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे कोलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सब्सटेंसेस को डिवाइड करना है एलिमेंट से, कंपाउंड में और मिक्सचर, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स के अंदर उनको क्लासिफाई करना है। तो मैं सब्सटेंसेस लिखता हूं पहले, या मैं 3 कैटेगरीज बना लेता हूं, 3 कैटेगरीज बना लेते हैं, कौन कौन सी, एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अब जो जो मैं सब्सटेंस का नाम लूंगा हम उसको क्लासिफाई करते जाएंगे इन 3 कैटेगरीज में। आंसर 10, इसमें फर्स्ट कैटेगरी हम लिखेंगे एलिमेंट्स की, सेकंड कैटेगरी इज कंपाउंड एंड लास्ट वन इज मिक्सचर। तो सबसे पहला मटेरियल है सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, और किस टाइप का एलिमेंट है, मेटल। सोडियम जो है वो किस टाइप का एलिमेंट है, मेटल है। ओके, तो हम इसको फिर किस में लिख देते हैं, एलिमेंट में लिख देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सब्सटेंस को देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला हमारे सामने आया सोडियम। सेकंड देखिए क्या है, सॉइल। सॉइल एक मिक्सचर है, तो हम इसको कहाँ ऐड कर देंगे, नेक्स्ट सब्सटेंस इसमें सॉइल दे रखा है, तो सॉइल को हमने लिख दिया मिक्सचर के अंदर, डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। नेक्स्ट इज शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, शुगर और वाटर के मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, शुगर और वाटर के मिक्सचर से बनता है। अगर मिक्सचर से बनता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मिक्सचर्स में लिख देंगे, क्योंकि दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है ना ये। जस्ट वेट, ओके, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इसके बाद आपसे बोला गया है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। नेक्स्ट वन इज सिल्वर। सिल्वर इज एन एलिमेंट। सिल्वर क्या है, सिल्वर एक एलिमेंट है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज ए कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट, इनका मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज
CaCO3. Calcium carbonate is CaCO3. Next is tin. Tin is an element, ये एक metal है, TiN, tin. Okay. Next substance, silicon. Silicon is an element. मेटलॉइड्स में आता है ऐसे सब्सटेंस जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है, तो इट इज एन एलिमेंट सिलिकॉन. हमारे मोबाइल फोन की जो चिप्स है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, वो सिलिकॉन से ही बना होता है. मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका सिलिकॉन से बना होता है. कोल जो है वो एक मिक्सचर है, तो हम इसको किसमें ऐड करेंगे? हम इसको मिक्सचर में ऐड करेंगे. नेक्स्ट सब्सटेंस इज एयर. एयर को भी किसमें ऐड करेंगे? हम एयर को भी हम मिक्सचर में लिखेंगे. अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है ये. ओके. सोप इज ए कंपाउंड. सोप इज ए कंपाउंड, SOAP. जो सोप होती है उसका फॉर्मूला होता है C17H35 and COONA. ये इसका फॉर्मूला है. इसको सोडियम स्टीरेट बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट. ठीक है. एनीवेज आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में ये फॉर्मूला आ जाएंगे कि सोप और किस टाइप की हो सकती है. तो जो सोप है वो एक कंपाउंड है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब आप इस सोप को वाटर में मिक्सअप करोगे तो सोप सॉल्यूशन बनेगा. तो उसमें ये मॉलिक्यूल होगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें ये पार्टिकल होगा और वाटर के पार्टिकल्स होंगे, तो वो बनेगा सोप सॉल्यूशन. अगर सोप सॉल्यूशन लिखा होता तो हम इसको मिक्सचर से लिखते. अगर सोप सॉल्यूशन लिखा होता तो हम इसको किसमें लिखते हैं? हम इसको मिक्सचर से लिखते हैं. लेकिन इसमें अकेला सोप बोला है तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? कंपाउंड से लिखेंगे, बिकॉज सोप इज ए कंपाउंड. इट इज मेड अप ऑफ 2 or more kind of elements which are chemically bonded together, which are chemically combined together. Next is methane. Methane को हम लोग ऐड करेंगे कंपाउंड पे. मीथेन भी बोलते हैं इसको, which is CH4. It is a gas, methane gas. Next is carbon dioxide. Carbon dioxide, it is also a compound. CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है. नेक्स्ट इज ब्लड. ब्लड है मिक्सचर, कोलॉइड में आता है ये. कोलॉइड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं. तो ब्लड एक मिक्सचर है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये 4 कंपोनेंट. तो ये 10th क्वेश्चन का आंसर है. अभी लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. 11th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, या सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस. इनमें से कौन केमिकल चेंजेस है? तो लिख देते हैं हम केमिकल चेंजेस कौन कौन से, और फिजिकल चेंजेस है वो भी लिख देता हूँ कौन कौन से इनमें से. तो 2 कैटेगरीज बनाते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. और ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो रहा है. ठीक है. और आप इसकी एक्सरसाइज नोट्स कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ फाइल सेंड कर दो. और पीडीएफ फाइल आपकी चेक होकर के वापस नहीं आएगी, वो जस्ट आपका कंफर्मेशन होगा कि आपने मुझे पीडीएफ सेंड की है. हम यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसमें नोट कर लिया जाएगा कि किस किस स्टूडेंट का वर्क कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है. तो आपको वापस नहीं मिलेगी वो पीडीएफ, आपको जस्ट सेंड करनी है, वो हम चेक करेंगे, वो हम नोट कर लेंगे यहाँ पर अपने रजिस्टर्स में. Okay, so I am making 2 categories, chemical change and physical change. Chemical change or physical change. First one is growth of a plant. Growth of a plant is a chemical change. Growth of a plant. उसमें chemical reactions होती हैं, उन chemical reactions के बाद धीरे धीरे substances बढ़ते जाते हैं और ग्रोथ होती जाती है, मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है. इट इज ए केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है. इसके अलावा इसमें डिवीजन, सेलुलर डिवीजन, सेल्स का डिवीजन होता है, वो प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है. तो वो भी एक केमिकल चेंज है. वो भी क्या है? वो भी केमिकल चेंज है. सेलुलर डिवीजन, सेल डिवीजन बोलते हैं आप जिसको. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज. आयरन वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं Fe2O3. ये जो होता है इसको रस्ट बोला जाता है. Fe2O3 इट इज ए रस्ट. आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड. तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक क्या है? एक केमिकल चेंज है. एक केमिकल रिएक्शन के बाद में किसके साथ केमिकल रिएक्शन? आयरन केमिकल रिएक्शन करता है वाटर
आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन, इनसे रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। वो जो आयरन ऑक्साइड होता है उसको रस्ट बोला जाता है, वो ब्राउन कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है रस्टिंग। सो इट इज ए केमिकल चेंज, ये केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सैंड। मिक्सिंग कह रहा रिएक्शन नहीं करवा रहा मेरे को, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, फिजिकली मिक्सअप कर रहा है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर नेक्स्ट, सल्फर पाउडर या सैंड लिखा हुआ है, सैंड भी लिख सकते हैं, फिजिकल मिक्सचर है। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर फूड मटेरियल को हीटअप करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें भी यही हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। जैसे कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स लास्ट में एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस के चेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जम जाना, आइस में कन्वर्ट होना वाटर का, इट इज ए फिजिकल चेंज। वाटर को दोबारा से, आइस को दोबारा से मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग, कंबस्शन, ये वर्ड जहां पर भी दिखेगा वो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, सो इट इज ए केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज। तो ये भी एक्सरसाइज और ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट है, नोट कंप्लीट कीजिए और पीडीएफ मुझे भेजिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये फाइल दोबारा रिटर्न में सेंड नहीं की जाएगी, आप अपना नेम क्लास लिख करके ये फाइल सेंड करेंगे और हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं जिसमें लिखा जाएगा कि आपका वर्क कंप्लीट था या इनकम्प्लीट था। अगर इनकम्प्लीट होगा तो ऑब्वियसली आपके पास दोबारा कॉल आएगी, फोन आएगा, मैसेज आएगा,